हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे जो हम सीरीज़ चला रहे थे क्लास 10th के चैप्टर 3 की, उसका आज ये लास्ट लेक्चर है, 6th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टार्टिंग जो होगी वो थर्मिट रिएक्शन से होगी और एंड जो होगा वो कोरोजन और उसके प्रिवेंशन पर हो जाएगा। ठीक है। सो इससे पहले आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा होगा, जो मैंने एंड किया था लेक्चर वो थर्मिट रिएक्शन से था, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। ठीक है। सो जो अक्यूरेंस ऑफ मेटल होता है, उसके बाद जब एक्सट्रैक्शन हमने किया था तो लास्ट में हमें मिल रहे थे ऑक्साइड्स। ठीक है ना। उन्हीं ऑक्साइड्स का जब आपको रिडक्शन ना करवाना हो कार्बन से, उनका डिस्प्लेसमेंट करवाना हो, तो वो किस तरह से होगा। यहाँ पर दो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए हुए हैं। यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड हमने लिया है। ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, मैग्नीज को। ठीक है। जब ये डिस्प्लेस करेगा तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ स्टेट मेंशन किए हुए हैं। आप देख सकते हो मैग्नीज ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, एल्यूमिनियम अगेन इन सॉलिड स्टेट, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मैग्नीज का लिक्विड स्टेट में है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इन सॉलिड स्टेट एंड लिबरेटिंग हीट। That means this reaction is exothermic in nature. So what is the meaning of exothermic reaction? The reaction which releases out heat during its process, या अपने process के दौरान, या during the formation of manganese या metal, उस टाइम पर heat release हो रही है and that amount is very high or very large so that metal produce in its liquid state, right? दूसरा हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है, फिर से हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और हमें आयरन मिल रहा है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ हमें फिर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिली। फिर क्या देख रहे हो आप कि अगेन हीट इज रिलीजिंग आउट। ठीक है। तो थर्मिट रिएक्शन एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स आर हाईली एक्सोथर्मिक। जब ये डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक और अमाउंट ऑफ हीट evolved is so high that metals are produced in its molten state। तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो आपको मेटल मिलेगा वो किस स्टेट में होगा, वो होगा मोल्टन स्टेट में। तो इसका एक यूज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उन पे जब क्रैक आ जाता है किसी तरीके से, किसी भी वजह से जो बारीक से क्रैक आ जाते हैं, उनको फिल करने के लिए क्या किया जाता है। तो ऐसी जगह पर बहुत सारे सोल्डरिंग मशीन्स और ये सब नहीं लेकर जाया जाता। सिंपल सा तरीका है, एल्यूमिनियम लेकर जाइए और उस ट्रैक के ऊपर उस एल्यूमिनियम को थोड़ा सा डाल दीजिए। रिएक्शन शुरू होगा, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उस दौरान जो आयरन रिएक्शन के मतलब जब चलेगा तो आयरन जो सेपरेट हो रहा है वो हीट इतनी इवॉल्व करेगा रिएक्शन कि वो आयरन मेल्ट हो जाएगा और उन क्रैक्स में फिल हो जाएगा। तो इस तरह से थर्मिट रिएक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं टू फिल अप द क्रैक्स दैट इज ऑकर इन एनी ट्रैक। ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, ये जो सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है इसको नोट कर लोगे। ओके ओके। सो अब हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल की क्या ज़रूरत पड़ गई है, देखो जब भी हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसके साथ कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ लगी रहती हैं, सॉइल क्ले कुछ भी ऐड होता है उसके साथ। तो वो जो सॉइल क्ले रहता है उसको हम गैंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो मेटल आपको मिल जाएगा, आप ऑक्सीडेशन करोगे मेटल मिलेगा, बट फिर भी उनके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, राइट। तो मेटल का प्योरेस्ट फॉर्म मिल जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे और हम देखते हैं कि रिफाइनिंग कैसे की जाती है। ठीक है। सबसे पहले आपको एक सेल लेना है या हम बोलते हैं कंटेनर, और कंटेनर में आप 2 इलेक्ट्रोड लोगे। वो क्या होंगे, एनोड
एंड अनदर वन इज कैथोड। ठीक है, अब दो चीज आपको क्या याद रखना है, हमें याद रखना है NOx एंड रेड कैट। ठीक है, दैट मीन्स एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। क्लियर, एनोड पर ऑक्सीडेशन एंड कैथोड रिडक्शन। ठीक है, तो कोई भी मेटल जिसको आपको प्योरेस्ट फॉर्म में लेना है ना, जब वो आपको इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा तब आपको उसको किसके पास रखना है, एनोड के पास। ठीक है, तो समझ लो ये एक इम्प्योर मेटल की रॉड मैंने बना दी है और इस रॉड का नाम है एनोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैंने मेटल लिया है वो है इम्प्योर जिंक, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कॉपर भी ले सकते हो, आप गोल्ड भी ले सकते हो, जो भी मेटल आपको प्योर करना है आप वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, देन दूसरे साइड में आपको क्या करना है कि ये प्योर फॉर्म का ये जिंक है, ये इम्प्योरिटी के साथ मिक्स है, तो मैं इस तरह से मिक्सचर का एक इलेक्ट्रोड बना देती हूँ। ठीक है ना, दूसरे साइड आपको क्या करना है, प्योर मेटल का रोड लेना है जिसको हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है, कैथोड पर आपने क्या लिया है, प्योर मेटल रॉड। अब ये प्योर मेटल, जैसे यहाँ इम्प्योर जिंक था तो यहाँ पर प्योर जिंक का एक थिन रॉड आपको ले लेना है और यहाँ आपने थिक रॉड लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको आप कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ, जिस तरह से कनेक्शन होता है इस तरह से आप कनेक्ट कर दो। अब देखो एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। ठीक है, रिएक्शन देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, तो मेरे पास जिंक है, सो जैसे ही आप इसमें करंट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू Zn+2 एंड लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ मैं भूल गई जो कि है इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको क्या करना है कि इसको दोनों इलेक्ट्रोड को आपको डिप करना है सेम मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में। जो इलेक्ट्रोलाइट या जो सोल्यूशन आप यहाँ यूज़ कर रहे हो जिसमें मूवमेंट ऑफ मेटल होगा वो इलेक्ट्रोलाइट शुड बी ऑफ सेम मेटल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जिंक क्लोराइड, लेट्स से वी हैव टेकन जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो जो एनोड है इस पे रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे आपने करंट फ्लो किया तो जिंक या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक विल कन्वर्ट इनटू Zn+2 मेटल के फॉर्म में आ जाएगा एंड लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो किस तरह से ये इसमें से बाहर निकलकर Zn+2 की कंडीशन में आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर कर किस तरफ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कैथोड पर। यहाँ आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है, ओके परफेक्ट। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आ गए ना तो ये जो जिंक बैठा हुआ है +2 के फॉर्म में, देखो इसका हमने इलेक्ट्रोलाइट सेम मेटल का इसलिए लिया है ताकि जिंक जब सोल्यूशन में आए तो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, तो यहाँ रिएक्शन होगा ही नहीं। देन अब जिंक क्या हो जाएगा, जिंक स्टार्ट्स टू डिपॉजिट ऑन कैथोड, क्योंकि ऑलरेडी प्योर मेटल का है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्योंकि जिंक +2 कंडीशन में नहीं से वो वापस से अपने जिंक के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए तो वापस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ से और फिर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपकी एनोड जो थिक थी वो हो जाएगी थिन और कैथोड बिकम्स थिकर। ठीक है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन देख लो, यही रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट, Zn+2 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू जिंक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा था आपसे, यहाँ प्यूरिफिकेशन हो रहा है मेटल का। आप कहोगे जिंक से वापस तो जिंक ही बन गया, तो फिर जिंक को फिर से क्यों हमने
रिफाइनिंग करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ जो है वो गैंग बैठा हुआ है, ठीक है। और जो धूल मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, तो जब ये जिंक के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो धूल मिट्टी जो गंदगी है जिसको हम गैंग बोलते हैं, इसको हम एनोड मड भी बोल सकते हैं, एनोड मड, या हम बोल सकते हैं गैंग। तो ये जब कन्वर्जन हो रहा है जिंक से जिंक पॉजिटिव में बाहर निकलेगा, तो उस टाइम पर यहाँ से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठती चली जाएंगी एनोड साइड पर, और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल होगा और दूसरी तरफ हमें मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस कहलाती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आई होप ये आपको इजी लगा होगा, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जब हम बुक में देखते हैं तो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, बट जब हम समझ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अब आपको यहाँ पर इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले यही पूछा है कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं और गैंग्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग्स, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। अब हमने यहाँ रिफाइनिंग ऑफ मेटल देख लिया है। अब फाइनली हम इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ कोरोजन। तो आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम फटाफट कंटिन्यू करते हैं विथ कोरोजन। ओके, सो अब हमारा स्टार्ट हो गया है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोरोजन, राइट। कोरोजन किस तरह से मैं बताऊं कि कोई भी मेटल जब खराब होने लगता है, जब उसका अपीयरेंस चेंज होने लगता है, उसका कलर चेंज होने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगती है, दैट इज नोन एज कोरोजन। या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो डिटेरियोरेशन ऑफ एनी मेटल इज नोन एज कोरोजन। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो लोहे की चीज़ें हैं, जो आयरन की चीज़ें हैं, उन्हीं में रस्टिंग होती है, उसी को कोरोजन बोला जाता है। ऐसा नहीं है। जब एटमॉस्फेयर के साथ, वाटर के साथ, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन होने के बाद जो भी मेटल ख़राब होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन या कोरोडेड मेटल, राइट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सिल्वर। चांदी की चीज़ों को अगर आप अच्छे से पैक करके नहीं रखोगे या आप कंटिन्यूसली उन्हें पहने रहते हो तो वो ब्लैक होने लगती हैं धीरे धीरे। लोग समझते हैं कि ब्लैक इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो गंदी हो रही हैं, नहीं, ब्लैक इसलिए हो रही है क्योंकि एटमॉस्फेरिक सल्फर के साथ रिएक्शन करके वो सिल्वर जो है वो रिएक्ट कर जाता है सल्फर के साथ और वो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। दूसरा कॉपर। कॉपर जो है वो हमें दो कलर में मिल सकता है। जब वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। कॉपर कार्बोनेट बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, देन इट टर्न्स टू ग्रीन, राइट। तो ये भी कोरोजन का ही फॉर्म आ रहा है। इसी तरीके से जो हमारा आयरन होता है, लोहा जिसको हम बोलते हैं, उसकी रस्टिंग आपने बहुत ही कॉमन देखी है कि जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो वो डिटेरियोरेट होने लगता है, ख़राब होने लगता है, ब्राउन कलर का फॉर्मेशन करता है कंपाउंड का, वो कहलाता है रस्ट, ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी आपको बुक में दिया हुआ है, जिस एक्टिविटी में आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, A, B and C। In first test tube, it is half filled with water and these nails are immersed but not completely immersed। आप देख सकते हो कि वाटर का लेवल जो है वो यहीं तक ख़त्म हो गया है। देन उसके बाद इसमें एयर है। अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ ड्राई एयर लिखा है, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर। इसका मतलब ये है कि ये जो एयर होगी ये मॉइस्ट है, ठीक है। दैट मीन्स इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जब आपने इसको डिप किया हुआ है, ऊपर से पूरा कॉर्क से कवर कर दिया, बट क्योंकि एयर इसके अंदर अभी भी है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये जो मॉइस्ट एयर है ये रिएक्शन करना शुरू कर देगी हमारे नेल के साथ और नेल जो है वो धीरे धीरे ब्राउन होना, ये रेड हो रहा है, ये ब्राउन होना शुरू कर देगा, राइट। तो ये जब ब्राउन आपको कलर यहाँ दिखाई देने लगेगा, आप ये घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे रस्टिंग, ठीक है। दूसरा टेस्ट ट्यूब देखिए, इसमें भी एयर है
वाटर में कंप्लीटली इमर्स्ड है, जो नेल है वो कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, और ये जो वाटर के ऊपर कवरिंग कर दी है ऑयल से। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हो सकती है ऑयल की, क्योंकि ऑयल के ऊपर एयर है जो कि मॉइस्ट है, तो अब एयर जो है वो वाटर के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा नेल है वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन के साथ। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर और ऑक्सीजन अगर दोनों मिल गए तो ये करोजन का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। तो यहाँ वाटर तो है लेकिन यहाँ से मॉइस्ट एयर और ऑक्सीजन ये सब इसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस जो टेस्ट ट्यूब बी है यहाँ पे करोजन नहीं होगा। ठीक है। थर्ड जो है सी, इसके अंदर वाटर तो है ही नहीं, एयर है। एयर को ड्राई करने का किसने काम किया है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट होता है। सिलिका जेल भी इस यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा, जो आपके लेदर बैग्स शूज़ वगैरह आते हैं उसमें छोटे छोटे वाइट पैकेट रहते हैं, उनको सिलिका उस पर लिखा रहता है। कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है, ये डेंजरस हो सकते हैं, बट सिलिका जेल जो है वो एनहाइड्रस होता है, वो ड्राइंग एजेंट होता है। इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड भी ऐसे ही चॉक्स की तरह इसके टुकड़े होते हैं, पीसेस आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब इसने क्या किया, कंप्लीटली मॉइस्ट कर दिया। तो हमारे ये जो दो टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, ये दोनों सेफ है, इनमें किसी भी तरीके की रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वाटर अगर है तो एयर नहीं मिल रही है, एयर है बट ड्राई है, इसमें भी वाटर प्रेजेंट नहीं होगा और वाटर तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो मेटल है आयरन वो रस्टिंग से बच जाएगा। बट टेस्ट ट्यूब ए यहाँ पर क्या है, सारी फेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से जो नेल्स इसके अंदर हैं उनकी रस्टिंग हो सकती है। क्लियर? तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है लास्ट टॉपिक, जिसका हम बोलेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचाव किस तरह से किया जा सकता है। कोरोजन से बचाव करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी अभी, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो कि ये जो है ये दोनों हमारी सेफ़ हो चुकी हैं। जो कोरोजन जिसमें हो रहा है वो कोरोजन कहाँ होगा, हमारी टेस्ट ट्यूब ए में। ठीक है। क्यों हो रहा है कोरोजन, बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। यहाँ पर एयर है, मॉइस्ट एयर है, वाटर है और ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स एयर है तो ऑक्सीजन इसमें होगा ही, और साथ में ये रिएक्शन कर कर कोरोजन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विथ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचाने के सबसे आसान से तरीके होते हैं पेंटिंग। राइट। कोई भी चीज़ है, कोई आपका गेट है, कोई भी आर्टिकल, ऐसी चीज़ जो मेटल की बनी हुई है उस पर पेंट कर दीजिए, कोरोजन से बचाया जा सकता है। राइट। देन ऑयलिंग। ऑयलिंग मतलब आप उसके ऊपर ऑयल लगा के रखिए, कोरोजन से बच जाएगा। ग्रीसिंग, ग्रीस लगा के रख दीजिए, कोरोजन से बचेगा। और जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज गैल्वेनाइजेशन, अलॉय फॉर्मेशन एंड अमलगम, वो काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट किए हुए हैं। देखो ये जो तरीके हैं ना ये परमानेंट नहीं है। पेंटिंग कहीं ना कहीं से पेंट हट ही जाएगा। पिटिंग कोरोजन हो सकता है। पिटिंग कोरोजन किसको बोलते हैं, पिट्स का फॉर्मेशन, छोटे छोटे गड्ढे जब हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पिटिंग कोरोजन। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो लोहे का सामान होता है, आयरन, जैसे आपके गेट्स हो गए या फिर आपकी बेंचेस हो गई, डेस्क हो गई, उनके ऊपर पेंटिंग होती है, बट एक्सीडेंटल या बच्चे कुछ भी जानबूझकर खेल खेल में पेन चला देते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो पेंटिंग जो है, वो पेंट जो है वो वहाँ से हट जाएगा। जिस पोर्शन से वो पेंट हटेगा और वहीं पर अगर वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो आपको मालूम है वहाँ पर रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप गौर से इन आर्टिकल्स को देखोगे तो उसमें बहुत बारीक से पोर्स आपको दिखाई देने लगेंगे, दैट इज नोन एज पिटिंग कोरोजन। तो ऑयल भी अप्लाई किया है, ग्रीस भी अप्लाई किया है, तो ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी ये चीज़ें ख़राब हो ही जाएंगी। राइट। और ये ऑयल और पेंटिंग ये सारी चीज़ें तब काम नहीं आएंगी जब आप किसी भी
मेटल का कोई यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो फॉर कुकिंग फूड, तो उस टाइम पर तो ये सब गड़बड़ है, क्योंकि ये जो है ये कंज्यूमेबल चीज़ें नहीं है, तो आप इनमें अगर खाना बनाओगे तो वो एडिबल नहीं होगा, राइट। तो उन सब चीज़ों के लिए नया जो मेथड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ गैल्वेनाइजेशन, अलॉय फॉर्मेशन एंड अमलगम। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिस भी मेटल को आपको बचाना है, उसको सेफ करके रखना है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक कोटिंग कवरिंग जिंक की चढ़ा दोगे या जिंक को उसके साथ मिक्स कर दोगे। तो जैसे आप जिंक के साथ उसको मिक्स करते हो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 10th क्लास के हिसाब से ये सिर्फ एक डेफिनेशन के फॉर्म में या एक इंफॉर्मेटिव बात आपको बताई गई है, एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़रूर आ सकता है कि गैल्वेनाइजेशन में किस चीज़ के साथ ब्लेंडिंग की जाती है मेटल की, या कोटिंग किसकी करी जाएगी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोटिंग जो हो रही है दैट इज ऑफ जिंक, राइट। नेक्स्ट वन इज अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होते हैं? जब भी मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ या मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलॉय, ठीक है। जैसे कि आयरन, आयरन आपको मालूम है कि आयरन काफ़ी हार्ड होता है, आयरन से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, सारे के सारे गार्डर्स और कितनी सारी जाइंट मशीन्स, ये सब आयरन की बनती हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। लेकिन आयरन को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तब उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, और दूसरी चीज़ उसमें प्रॉब्लमेटिक जो होती है दैट इज़ कोरोजन। सो कोरोजन से बचाने के लिए आयरन के साथ हम मिक्स कर देते हैं 0.05% कार्बन। जब ये इसके मोल्टन स्टेट में होगा और उसको मिक्स करके अच्छी तरीके से वापस से हार्डेस्ट फॉर्म में लाया जाता है, तो इवन अलॉय हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मेटल, राइट। तो अलॉय जो होता है वो मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो चुकी होंगी। क्लियर? नेक्स्ट अमलगम। अमलगम क्या होता है? जब भी किसी मेटल को अगर हम मर्क्यूरी के साथ मिक्स करते हैं, उसके मोल्टन स्टेट को मर्क्यूरी के साथ मिक्स अप कर रहे हो, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अमलगम, ठीक है। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल गोल्ड का भी दिया हुआ है कि गोल्ड 24 कैरेट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। गोल्ड का आप ज्वेलरी नहीं बना सकते प्योर गोल्ड की, तो गोल्ड में हम मिक्स करते हैं सिल्वर को या कॉपर को उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। इसलिए जो ज्वेलरी बनती है दैट इज़ ऑफ 22 कैरेट और 23 कैरेट, नॉट ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, ओके। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान रखना है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ लेते हैं कि ये अलॉय है, लेकिन ये बने किससे हैं? दोनों ही बी के बाद क्या आता है? सी, तो कॉपर से बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ब्रास एंड ब्रॉन्ज। अब आपको ये बताना है कि इसके साथ मिला क्या है। देखो, एस से अगर ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर एस वाला कोई काम नहीं आएगा, यहाँ आएगा जिंक। और जो Z पे ख़त्म हो रहा है Z, तो यहाँ पर आएगा S, टिन, राइट। ब्रास एंड ब्रॉन्ज बोथ आर द अलॉयज ऑफ कॉपर, बट ब्रास में क्या मिक्स होता है? कॉपर एंड जिंक, एंड ब्रॉन्ज में मिक्स होता है कॉपर एंड टिन। क्लियर? तो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है दैट इज ऑफ सोल्डर, इट इज लेड एंड टिन। सोल्डर जो आपका वेल्डिंग वगैरह में काम आता है, सोल्डर ये बना होता है लेड एंड टिन का, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आज ख़त्म हो गया है यहाँ पर, और आप इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो। इसके 6 पार्ट्स हैं और बेनिफिशियल है, तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी आपके सजेशंस हो या आप चाहते हो कि आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं मिला है, सो फील फ्री टू कमेंट, ओके। थैंक यू सो मच। जल्दी ही हम आएंगे आपके लिए एक और नेक्स्ट सीरीज़ नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 4 की लेकर। थैंक यू। स्टडी वेल।